सच तो ये है कि अभी कोई भी नहीं बता सकता। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं ये सरकार बनेगी, बीजेपी के थोड़े से डाउनफॉल दिखते नजर आ रहे हैं। AIM जो उनकी पार्टी है वहां से 16 कैंडिडेट उतार रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र इलेक्शन में बहुत कुछ उठापटक की स्थिति पैदा होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और मेरे साथ हैं ब्रिज द्विवेदी। हम महाराष्ट्र इलेक्शन की बात कर रहे हैं आजकल, क्योंकि बिल्कुल 20 तारीख को महाराष्ट्र इलेक्शंस है और उससे पहले अलग अलग पार्टी अपने अपने दावे करते हुए आ रही हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। और अभी जैसे कि देखा गया था, मनोज जरांगे ने जिस तरीके से अपने कैंडिडेट्स को उतारने का दावा किया था, और उसके बाद अब देखा जा रहा है जिस तरीके से ओवैसी अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को लेके आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र इलेक्शन में बहुत कुछ उठापटक की स्थिति पैदा होने वाली है। तो बताइए कि क्या होने वाला है, कि असदुद्दीन ओवैसी का कितना असर पड़ेगा, क्योंकि 2019 में उन्होंने 44 कैंडिडेट को उतारा था और अब देखा जा रहा है कि उनके 16 कैंडिडेट इस इलेक्शन में 288 सीटों पर चुनाव है। AIM जो उनकी पार्टी है वहां से 16 कैंडिडेट उतार रहे हैं। उसमें भी डिवाइडेड है। जैसे हम लोग ये सबको पता है कि उनकी पार्टी का ज्यादा इम्पैक्ट जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में ज्यादा वाले इलाकों में बिल्कुल है। हाँ। और वोट बैंक भी उनका वही है। तो उसमें ना 16 सीट में से 12 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और 4 सीट पर दलित कैंडिडेट उतारा। ये अब तक है। लेकिन अभी इसमें सबसे जो बड़ी बात यह है कि दलित कैंडिडेट के साथ उनका सपोर्ट था, प्रकाश अंबेडकर के साथ जब सपोर्ट था, लेकिन इस बार सपोर्ट नहीं है। तो अब ये जो 4 सीटें जो दलित कैंडिडेट हैं, इस पे थोड़ी सी आशंका है कि किस बेसिस पे उन्होंने उतारा है। हालांकि मुस्लिम तो उनका वोट बैंक है, तो उस पर 12 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। अच्छा। तो जिस तरीके से उन्होंने 2019 में 44 कैंडिडेट्स उतारे, हाँ। और अब सिर्फ 16 कैंडिडेट्स पे अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे फायदा किसको होने वाला है? मतलब देखो, नंबर ऑफ कैंडिडेट आप ज्यादा उतार के उससे कोई फायदा नहीं। अब जैसे 2019 की बात किया, 44 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 2 ही सीट पर जीत पाई थी चुनाव। मगर वोट तो काटे ही जाते होंगे ना, मतलब उनकी पार्टी। हाँ, इसीलिए शायद कहा जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, इस वजह से भी कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे कांग्रेस हो गई या एनसीपी का कोई कैंडिडेट खड़ा है, वहां पर बीजेपी का भी कैंडिडेट खड़ा है, ओवैसी भी अपनी कैंडिडेट कोई किसी को खड़ा कर देते। तो जो वोट बैंक है मुस्लिम की, दलित की, ये जो है वो जो कांग्रेस को मिलने वाली थी वहां पर कुछ डिवाइड हो जाता है। मुस्लिम अगर वोट बैंक भी कट गया तो वहां पर बीजेपी को फायदा हो जाता है, क्योंकि बीजेपी को अपना वोट बैंक मिल रहा है उस पर्टिकुलर सीट पर। और जो दूसरी पार्टीज हैं उनके थोड़े वोट भी अगर कटते हैं तो उसको फायदा, क्योंकि बीजेपी पार्टी के जो भी वोट शेयर होता है वो तो उनका ही रहता है। इसीलिए यही एक ही वजह है कि बार बार जो बी पार्टी कहा जाता है वो ये इसी वजह से बीजेपी का बी पार्टी होने का भी आरोप लगता रहता है। 288 सीटों पे महाराष्ट्र इलेक्शन होने वाला है, और इन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी उतारे हैं। तो कई, जैसे अब औरंगाबाद की बात करें, या फिर और जगह की बात करें, जैसे अभी वर्सोवा हो गया, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। बिल्कुल। तो उनका कितना असर पड़ेगा वहाँ की सीट्स पे? जैसे सीट्स की बात करें तो जैसे औरंगाबाद जो सीट है काफी अहम है। मतलब अभी जो सबसे अगर कोई अहम सीट है AIM के लिए, जो ओवैसी की पार्टी है उसके लिए, तो औरंगाबाद सीट है। क्योंकि यहाँ से जो पूर्व सांसद थे इम्तियाज जलील, वही प्रत्याशी वापस बने हैं। अच्छा। क्योंकि सबसे खास बात यह है कि ये मतलब एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये पहले पत्रकार थे, चैनलों में नौकरी करते थे, उसके बाद ये विधायक बने उसी सीट पर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। इनकी रैली के दौरान भी देखा गया है कि जो रैलियाँ होती थी महाराष्ट्र में, तो इम्तियाज़ की रैली में देखा जाए तो इतनी भीड़ आती थी, बहुत ज़्यादा भीड़। हाँ, बीच में रोका भी गया था उनकी रैली को, मुंबई में भी जाने से रोका गया था कुछ चुनाव में भी। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और एक क्रेज़ भी है। वो सीट पर ही बात करें अगर स्पेशली, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुस्लिम वोटर्स को, जो वोटर्स हैं उनको लेके काफ़ी पॉजिटिव है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मुस्लिम्स का बहुत ज्यादा मतलब वोट शेयर है। हाँ। और उसमें अपने कैंडिडेट्स को उतार देना, बिल्कुल। तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी हो गई, उनको कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि नुकसान हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बीजेपी का जो वोट शेयर है या एकनाथ शिंदे की पार्टी का वोट शेयर है वो तो उनका रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि किंग मेकर बनेंगे कि नहीं। किंग मेकर बनेंगे, क्योंकि किंग मेकर में 2-3 जन का नाम आ रहा है अभी। जैसे अजीत पवार का तो खैर ठीक है, देखते हैं अभी क्या होगा। राज ठाकरे का बार बार नाम आ रहा है, अभी ओवैसी का भी नाम आ रहा है। हाँ। तो ये दोनों पार्टियां काफी अहम रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि आप पहले के चुनाव देखोगे तो शिवसेना एक थी,
एनसीपी एक थी, बाद में 2019 डिवाइड, तक सब पार्टी सब बराबर अलग नहीं हुई थी, एक ही थी, और अब अलग अलग पार्टीज। तो अब कौन किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये भी नहीं पता है। तो सबसे जो है कि किंग मेकर कोई ना कोई तो बनेगा। अब वो राज ठाकरे बनेंगे या फिर ओवैसी बनेंगे, ये देखने वाली बात कोई होगी। और निकल के सामने आएगा, वो तो अलग टाइम बताएगा। मैं कुछ मतलब सीट्स भी बता दे रहा हूँ कि किधर कौन से कैंडिडेट उतारे हैं मुस्लिम वाले। जैसे औरंगाबाद सेंट्रल से भी है नासिर सिद्दीकी है, धुले शहर से फारूक शाह अनवर है, मालेगांव ये उनकी सीट है, यहाँ से धुले और मालेगांव की सीट तो आज भी उनकी अपनी है, दोनों जगह से वहाँ विधायक हैं। भिवंडी में भी कुछ एरियाज हैं, जैसे भिवंडी पश्चिम वासिम पठान उतारे गए हैं, मतलब कैंडिडेट है। वो एरिया भी थोड़ा सा जो मुस्लिम डोमिनेटेड जगह है, वहाँ से वो कैंडिडेट उतारे गए हैं। भाईखला हुआ, मुम्ब्रा कालवा हो गया, वर्सोवा से भी उतारा गया है कैंडिडेट। तो ऐसे 12 अलग अलग जगहों पे। नांदेड़, तो जो नांदेड़ दक्षिण की बात हो रही है, नांदेड़ मतलब जब ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में एंट्री ली थी तो सबसे पहले जो जगहों पे जो बात की जाती है उसमें नांदेड़ था। नांदेड़ 2012 की बात है, जब नांदेड़ से जो निकाय चुनाव होता था उसमें लड़े थे और 12 सीटों पे जीत दर्ज की थी इस पार्टी ने। तो यहीं से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ओवैसी की पार्टी की एंट्री हुई थी, यहीं से एंट्री होती है। उसके बाद फिर 2014 में भी विधानसभा चुनाव होता है, उसमें 24 कैंडिडेट उतारे थे वहाँ से, तभी 2 बार 2 जीत मिली थी, 2 सीटों पर उम्मीदवार जीते थे, और बाकी बहुत सी ऐसी सीटें थी, 14 सीटें जहां पर जमानत जब्त हो गई थी। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि जो ओवैसी का जो भाषण होता है वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल होता है। मतलब अलग अलग जाति बिरादरी या फिर समुदाय को लेके ना वो बांटने वाली राजनीति भी करते दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे एग्रेसिव अपने भाषण में बोलते हैं जिसकी वजह से लोग मतलब थोड़े, जैसे संविधान खत्म करने वाली बात है, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि संविधान खत्म हो जाएगा और ऐसी चीजें। तो हालांकि हर पार्टी के नेता देते रहते हैं ऐसे बयान, लेकिन ओवैसी का थोड़ा सा ढंग थोड़ा अलग है और थोड़ा एग्रेसिव है। मतलब जिस तरीके से वो बोलते हैं उससे कहीं ना कहीं वो ना जो भी जनता होती है उसके सामने निकल के सामने आते हैं, उनके स्टेटमेंट्स को देखा भी जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस पार्टी के जो एक सांसद थे 2019 में जीते थे अंबेडकर के, उसके साथ जो प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है उसके साथ मिलकर गठबंधन में एक चुनाव 2019 की लोकसभा में एक सीट थी, एक सांसद थे। 2024 के चुनाव में वो सांसद भी चली गई, मतलब एक भी सांसद नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा चिंताजनक है। बाकी अगर विधानसभा की बात करें तो वही चीज है, 2-2 विधायक चलते आ रहे, सीट बदली है। अब देखना होगा इस वाले इलेक्शन में कितना इम्पैक्ट डालते हैं। जिस तरीके से देखा गया अलग अलग स्टेट में, अभी कई स्टेट्स में विधानसभा चुनाव हुए हैं, मगर जो महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल है वो एक अलग ही लेवल पे, मतलब वो बिल्कुल अलग नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। 20 तारीख को चुनाव है और उससे पहले पूरी तरीके से गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। हर पार्टी अपना पूरा पार्टी के आपस में भी मतभेद चल रहे सीट को लेके। जैसे एनसीपी शरद गुट हो गया, कांग्रेस हो गई, और ये जो एक लॉबी है इसमें सीट शेयरिंग हो रही है। तो उसमें कहा यह जा रहा है कि ये सीट पे मैं अपना कैंडिडेट उतारूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स भी खुश नहीं हैं, बहुत सारे लोग बगावत पे उतर आए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी मतलब इलेक्शन मुंह पे है बिल्कुल। और उसके साथ साथ इस तरीके की, तो महाराष्ट्र में आप किसको देख रहे हैं आते हुए, मतलब किस पार्टी का दावेदारी सबसे ज्यादा है? सच तो यह है कि अभी कोई भी नहीं बता सकता। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं ये सरकार बनेगी, बीजेपी के थोड़े से डाउनफॉल दिखते नजर आ रहे इस इलेक्शन में वहां पर महाराष्ट्र में। और सबसे अगर बात करें अजीत पवार का, थोड़ा सा बहुत ज्यादा, मतलब जिस हिसाब से एनसीपी में थे इतने बड़े नेता में गिने जाते थे, क्योंकि शरद पवार के बाद एनसीपी में अगर किसी का नाम आता था तो अजीत पवार। लेकिन उसमें खेल ये हुआ था जब सुप्रिया सुले ऊपर आई थी तो अजीत पवार नीचे आ गए थे, 3rd नंबर पे। इनसिक्योरिटी सी लगी थी, इस वजह से उन्होंने पार्टी तोड़ी, फिर यहाँ पर आए। लेकिन अभी इस चुनाव में देखें तो अजीत पवार भी काफी मतलब डाउनफॉल ही है उनका। मतलब लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी का अच्छा मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला है, मगर उसके बेसिस पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा कम दिखाई दे रही है इस चुनाव में। मतलब जिस हिसाब से जो है संवेदनशीलता भी एक मुद्दा होता है कि संवेदना किसके साथ है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो मराठी वोट बैंक है वो उद्धव के साथ है कि इनके साथ गलत हुआ, शिवसेना पार्टी को तोड़ा गया, शिवसेना को मराठी जो वोट बैंक है वो लगभग 30% है। और जो 70% है वो आज भी बाहर का है।
हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको वो 30% वोट बैंक मिल जाएगा तो आपको सीएम बनने से कोई नहीं, सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको सब वोट बैंक 100% चाहिए नहीं, बिल्कुल आपके काम भर का उतना ही है। कौन इमोशनली आप किसको हिट कर पाते हो और कौन लोग आपकी तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो पाते हैं, वो डिपेंड करता है। और इसके आगे मैं पूछना चाहूंगा, एकनाथ शिंदे मोदी सरकार के साथ चल ही रहे हैं और मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं आज भी अपने में एक अलग काम करता है। बिल्कुल, आज भी ऐसा नहीं है कि मोदी की गारंटी लोग देख नहीं रहे, तो मोदी फैक्टर काम करेगा। देखो, विधानसभा और लोकसभा में चुनाव में यही तो अंतर है बेसिकली। अब जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर एकनाथ शिंदे ही लड़ रहे हैं, वहां योगी मोदी रैलियां तो होंगी लेकिन उससे कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। मगर देखा जाए तो जैसे सेंट्रल में बीजेपी बैठी हुई है और अगर स्टेट में भी बीजेपी आ जाती है तो वहां के लोगों को ज्यादा फायदा होगा इसका। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर सेम गवर्नमेंट होती तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता चीजें। मतलब कोई भी लेकिन पॉलिसी होती है, कोई भी मतलब चीजें आती हैं तो वो इजीली चलती रहती हैं। वो चलती है, लेकिन आप मतलब अभी ये चुनाव में किसी को कह देना कि यही जीतेगी, मतलब क्योंकि वो उनको ये चीज खुद पार्टियों को पता है कि कौन सी पार्टी आएगी सरकार बनाएगी, ये उन अपने आप में ही उनको खुद डाउट है। तो ये कहना, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मतलब उद्धव ठाकरे का इस बार पल्ला मतलब कहीं ना कहीं भारी दिखाई दे रहा है। वही एक ही मसला है, संवेदना कि थोड़ा सा कि शिवसेना पार्टी तोड़ी गई, छीना गया सिंबल, ये सब इस चीज को लेके तो मराठी वोट बैंक है तो वो इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं। हाँ, मतलब इस चीज पे तो हाँ उद्धव को बेनिफिट है, शिंदे को लॉस है। हालांकि शिंदे भी अपने पालघर जैसे हो गया, कल्याण ठाणे जो इलाका है, जो उनका खुद का मतलब जो गढ़ माना जाता है, बिल्कुल वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बिल्कुल। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र इलेक्शन किस पल्ले और किसके हाथ में बैठता है जाके। और इसी तरीके की महाराष्ट्र की खबरों को और बाकी देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।